अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज के साथ हाजिर है। पिछला सेशन आपने देख लिया, फैक्ट्स के ऊपर था। मिसेस जस्टिस काजी फीजा फाजी सदगी, मिसेस सरीना ईसा या जरीना अपना मॉन्स्ट्रियाट खोसो करेरा के हवाले से, और वो हकायक आपके सामने आ गए। मिस डेक्लेरेशन, ये चीजें सारी आपके सामने रख दी है। आज अभी हम अनवर मंसूर खान साहब से बात करेंगे इसके लीगल एस्पेक्ट की, कि रेफरेंस कैसे फाइल हुआ, और ये सारे हकायक छुपाए नहीं जा सकते। आज भी अगर अगर मैलिस पे या मेलाफिडी इनफैक्ट पे रेफरेंस इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, तो वो चीजें फैक्ट्स अपने पर मौजूद हैं। अनवर मंसूर साहब, सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने जो पहला था, बड़ा वाज़ेह तौर पर चीजें क्लियर कर दी थी, और एक एक चीज सामने रख के उन्होंने उन्होंने मेलाफिडी इनफैक्ट के ऊपर ये चीजें रखी थी कि टेक्निकल इरेगुलरिटीज थी, जिसकी वजह से कहा आप ये रेफरेंस में क्या कोई इतनी बड़ी ग्रेव इरेगुलरिटीज थी। ये प्रेसिडेंट का काम तो एक ओपिनियन देना है, ओपिनियन देके एक इंफॉर्मेशन रखनी थी। क्या कहती हैं इस बारे में, इब्तिदा बताइएगा, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, जहाँ तक के ताल्लुक़ है रेफरेंस का, जब वो फाइल हुआ है और जाहिर है कि अब 10 मेंबर बेंच ने उसको कलअदम करार दे दिया है और ये कह दिया है कि ये इस बेसिस के ऊपर, टेक्निकलिटी के ऊपर ये चल नहीं सकता। टेक्निकलिटी ये थी कि जो कोर्ट ने कहा है, बेसिकली ये कहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हासिल की है मुख्तलिफ इदारों से और मुख्तलिफ जगहों से, वो इनफैक्ट बग़ैर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के आप हासिल नहीं कर सकते थे। और चूंकि आपने बग़ैर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के हासिल की हैं, तो इसलिए वो इलीगल है। और वो जो फ्रूट ऑफ अ पॉइजन ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर लाकर उन्होंने कहा कि बिकॉज इट इज़ अ फ्रूट ऑफ अ पॉइजन ट्री, देयरफॉर वो देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल, अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाए, फ्रूट ऑफ अ पॉइजन ट्री, और अगर ये होल्ड कर लिया गया है कि ये अनलॉफुली ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन है, तो ठीक है। दो मैं यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि अब ये जजमेंट आ चुका है, और सिर्फ एक फेयर कमेंट के तौर पर मैं ये आगे चल सकता हूँ कि देखिए, दो चीज़ें बहुत वाजे हैं। एक चीज़ तो ये है कि एक फैक्ट है, वो फैक्ट एडमिटेड है। Now that admitted fact cannot be a fact obtained through the fruit of a poison tree. मतलब यह है कि एक फैक्ट है, 3 घरों का फैक्ट है कि 3 घर वहां पर हैं। दिस इज अ फैक्ट। अगर किसी ने इसकी इंफॉर्मेशन कहीं से ली है और वो आगे पास ऑन कर दी है, और ये कहा है, बिकॉज जो जो प्रेसिडेंट साहब ने 209 के तहत रेफरेंस फाइल किया है, उसके अंदर अल्फाज क्या थे? अल्फाज ये थे कि हमें ये इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन की को आप इन्वेस्टिगेट करें, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप मुझे बताएं कि ये इन्वेस्टिगेशन जो हुई है वो उसका रिजल्टेंट क्या है। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ने यह कहा कि मुझे इंफॉर्मेशन आई है, मैं बिलीव करूं या ना करूं इस चीज़ के ऊपर, मगर चूंकि ये एक इंफॉर्मेशन है, और 209 में जो अल्फाज लिखे हैं वो इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स लिखा है, जो कि 18th अमेंडमेंट से पहले ये अल्फाज नहीं थे। 18th अमेंडमेंट में ये अल्फाज डाले गए हैं। इसका मतलब है कि अगर अखबार में भी एक आ जाए तो, और वो पिकअप कर ले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ये इख्तियार है कि वो ट्रीट करे एज इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, इन्वेस्टिगेट करके और इसको इन्फॉर्म करे प्रेसिडेंट को 210 के तहत। अब जब ये बातें सामने आ गई थी, तो मेरा ये मानना था, और जो कि दूसरे जजेस ने, जो कि माइनॉरिटी जजेस थे, उन्होंने ये लिखा भी कि ये इंफॉर्मेशन इज अ फैक्ट, लेट दिस फैक्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, अब उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। और मेरा नहीं ख्याल है, इसमें 2 चीज़ें हुई हैं जो कि मैं शायद किसी का
एडवर्सली तो नहीं कहूँगा, मगर प्रॉबली उनको आर्गू नहीं करने दिया गया कि ये इस इशू के ऊपर कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन क्या होती है और किस तरह से प्लेस की जाती है। वर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो क्या, उसके मानी क्या हैं, और अगर वो बता दिया जाते कि इसके मानी ये हैं कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, what does it mean? It means information from any person without reference. That is what it meant. But the court said no, because this journalist who gave the information seems to be a person known to Shahzad Akbar, and therefore it is mala fide in fact and in law, और उसको उन्होंने वहाँ पर कलअदम कर दिया। तो ये तो एक बेसिक रेफरेंस की वजह थी कि रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है। अब ये एक इशू है कि नाउ दो चीजें इसके अंदर हम देख सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो दोबारा रेफरेंस फाइल कर सकता है। ये बड़ा जबरदस्त सवाल आपने उठाया, बहुत जबरदस्त सवाल उठाया आपने। और ये प्रेसिडेंट कैसे कर सकता है? प्रेसिडेंट ऐसे कर सकता है कि वो दोबारा डायरेक्शन दे कि आप अब इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद फिर वो कह सकता है हमने वेरीफाई कर लिया है, और अब वेरिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए कि जो रिप्लाईज फाइल किए थे, अब आप ज़रा इसमें फ़र्क देखें कि ये जो रिव्यू पिटिशन है इसमें उन्होंने ये तो कहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं जा सकते हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट फाइल की है, मगर उन्होंने ये नहीं कहा है कहीं पर कि जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल केस में फाइल हुए थे वो नहीं देखे जा सकते। तो ओरिजिनल केस के डॉक्यूमेंट्स विल बी ए सपोर्ट, बिकॉज उसके अंदर उसने एडमिट कर लिया। दूसरा, अब जो डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं मैडम ने, उसके अंदर भी वो एडमिट कर लिया है असेसमेंट के अंदर। अब दिस इज फ्रेश इंफॉर्मेशन। इस फ्रेश इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रेसिडेंट कैन फाइल another reference to investigate as to how these properties were purchased, whether they were purchased from the monies given by the Honorable Judge Sahib before he became a judge, and in 2013-14 after he became a judge. Whether a wife can hide behind her husband being a judge, or the husband can hide behind the wife having income from any source. Now this is a very major question जो कि शायद किसी स्टेज के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा। बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया अमर मंसूर साहब। यानी अगर प्रेसिडेंट का इख्तियार, अगर आर्टिकल 52B जब वो ख्वाजा अहमद तारक रहीम और बड़े केसेस के हवाले से वहां लव सेटिस्फेक्शन लिखा हुआ है, वहां तो आपने डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करनी है, वो सारा मटेरियल देखना है, माइंड अप्लाई करना है। ये तो ये इन्फॉर्मेशन उसी तरह की इन्फॉर्मेशन है जो सेक्शन 154 है 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल, अंदराज मुकदमा पर्चे की दरखास्त देनी है, वो आ गई है, पर्चा दर्ज होना है, फिर इन्वेस्टिगेट होना है, फिर चलान होना है। ये प्रोसीजर बिल्कुल सनानोमस है उसी तरह के ऊपर कि एक तरह की ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट दे दे या कोई दे दे। यहाँ आपने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया, लेकिन ये एक बार और आपसे एक सवाल रख रहा हूँ। यहाँ तो फिर तो जुल्फकार अहमद की रिपोर्ट जो खुद उन्होंने, जैसे मिसेस सरीना ईसा ने खुद रिकॉर्ड में लगा दी, रिव्यू में लगा दी, वो तो पब्लिक उन्होंने कर दिया, चले उनको एक तरफ छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ एक आम आदमी भी तो दोबारा कंप्लेंट फाइल कर सकता है बिफोर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। और दूसरा ये है कि वो जो माइनॉरिटी जजेस हैं, जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के पास, जुडिशल काउंसिल के पास खुद इख्तियारात मौजूद हैं। ये उन्होंने भी लिखा था और 7 मेंबर बेंच ने भी लिखा था, मेजोरिटी व्यू ने भी लिखा था। तो यहाँ तो मेरे स्टेज के ऊपर अगर देखा जाए, यही छोड़ दें इन्फॉर्मेशन, टैक्स की इन्फॉर्मेशन छोड़ दें, ये प्रॉपर्टीज है, मनी ट्रेल और ये सारी चीजों को सामने रखते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करे। प्रेसिडेंट भी कर सकता है और एक आम आदमी फाइल भी जा सकता है आर्टिकल 209 में। जी, अब तो कोई शख्स भी, एनी पर्सन लिख दिया है उन्होंने, और ये अब 18th अमेंडमेंट के बाद 209 काफ़ी ड्रास्टिकली अमेंड हुआ है। पहले तो मुख्तलिफ, बिल्कुल लैंग्वेज ही बिल्कुल मुख्तलिफ थी, अब एनी सोर्स आ गया है और एनी पर्सन आ गया है। तो अब ये कोई भी फाइल कर सकता है
और अगर वो सिर्फ ये कह दे कि इन चीज़ों से पता चला है, तो आप अब इन्वेस्टिगेट करके बताएं। इसलिए कि देखिए, अब तो बहुत सारी चीज़ें पब्लिक व्यू में आ गई। अब कोर्ट या कोई शख्स ये नहीं कह सकता है कि ये पब्लिक व्यू में जो चीज़ें आई हैं उनको बंद कर दें, उनको रोक दें, उनको आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कोई नहीं कर सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है कि अब चूंकि पब्लिक व्यू में आ गया है, चूंकि डॉक्यूमेंट्स फाइल हो गए थे कोर्ट में रिव्यू में जो मैंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो भी फाइल कर दिए गए थे। मैंने नहीं किए थे बल्कि पिटिशनर ने किए थे। और जाहिर है कि ये जब सब चीजें फाइल हो चुकी हैं, नाउ दे आर पब्लिक रिकॉर्ड। पब्लिक रिकॉर्ड में से कोई भी फैक्ट पिक करके और आप सामने आ सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, आपने बड़ा जबरदस्त एक बात ये भी क्लैरिटी कर दी आपको। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने रखा हूं। पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, सेक्शन 9 नैब ऑर्डिनेंस का बड़ा क्लियर है। अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं देखती है, देखिए बड़ा डेंजरस वेपन आप हथियार देने जा रहे हैं कि फिर तो कोई कंप्लेंट दायर कर सकता है नैब के पास भी। कभी जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पब्लिक ऑफिस होल्डर की कोई बार तो नहीं है, अभी एक्सप्रेस बार तो कहीं नहीं है। तो अगर यहाँ देखिए, हम तो स्टांस सपोर्ट रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सामने रखते हैं, नैब को ये बिल्कुल इख्तियार नहीं देने चाहिए कि नैब, जब आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं देखेंगे तो कोई भी शख्स अगर नैब के सामने जाता है तो नैब को तो पब्लिक ऑफिस होल्डर को सामने रखते हैं। ये स्पाउस के एसेट सेक्शन 9 की 12 तरह के जराइम मौजूद हैं। तो क्या नैब इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं जो एक्सप्रेस बार को नहीं है मेरी जाती राय के मुताबिक? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, जहाँ तक कि जज साहब का ताल्लुक है, उनके खिलाफ डायरेक्टली तो शायद न कर सके नैब, बिकॉज 209 का बार है। बट स्पाउस को बिल्कुल हर सूरत में वो बार नहीं है। और इनफैक्ट ये रिव्यू के अंदर जो ग्राउंड लिया था, वो एक ग्राउंड ये भी है कि चूंकि मेरी बीवी के ये प्रॉपर्टी है, चूंकि उसकी इनकम से खरीदी गई हैं, इसलिए 209 में ये इख्तियार नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कि वो बीवी को के प्रॉपर्टी को देख सके। चलें, अगर ये मान लेते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 3 इदारे हैं जो कि कर सकते हैं: FIA, इनकम टैक्स, नैब। FIA के पास 2 चीजें हैं जिसके तहत कर सकते हैं, एक मिस डिक्लेरेशन और दूसरा टेंटेड मनी या मनी लॉन्ड्रिंग। ये दोनों के दोनों उनके पास इख्तियार हैं। इनकम टैक्स के पास भी मिस डिक्लेरेशन का है इख्तियार, और उसके अंदर भी क्रिमिनल प्रोसेस मौजूद है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नैब के पास बियॉन्ड मींस का पूरा इख्तियार है और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है जो कर सकते हैं। तो ये 3 इदारे हैं जो कि कर सकते हैं। और तीसरा जो और FIA के पास एक और इनके पास इख्तियार है कि ये जो हैं, इसको हम कहते हैं कि डुअल नेशनल है और डिक्लेरेशन ऑफ डुअल नेशनलिटी मौजूद नहीं है, और पाकिस्तानी CNIC के अंदर डिक्लेयर करके रिटर्न नहीं किया है पाकिस्तानी CNIC, और पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी नेशनलिटी को ख़त्म नहीं किया है, वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसको भी देखा जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर सामने आ सकती हैं। मुझे डर ये लगता है कि इससे अगर ये सब करने चले जाते हैं तो हमारी जुडिशरी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसके अंदर हमारी जुडिशरी वैसे ही बहुत बदनाम है, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लोग रेस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जनरली हमारे पास वी हैव वंडरफुल जजेस, जनरली हमारे पास कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जजेस का, मगर इन चीज़ों की वजह से जुडिशरी बहुत बदनाम होती है। और मैं समझता हूँ कि इसको हमें बड़ा केयरफुली वो ट्रेड करना चाहिए इस बात के ऊपर। अनवर मंसूर साहब, आपने बड़ी जबरदस्त और बड़ी क्लैरिटी के साथ एक चीज बता दी है, बड़ी सिंपल, बड़े सादा लफ्जों में।
और यही डिमांड थी हमारे नाजरीन की कि असल जो बात इस हद तक, इस डिटेल तक चीजें सामने नहीं आई, चीज क्लियर हो गई, प्रॉपर्टी मिस डिक्लेरेशन है, मनी ट्रेल अवेलेबल नहीं है, फिर ड्यूर नेशनलिटी के हवाले से सवाल उठा दिया, फिर नैब की जुरिस्डिक्शन के बात पे आपने एफआईए के हवाले से भी बात कर दिया, इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी कर दिया। और अब जो मेजोरिटी जज देखे ना, यहाँ एक इंप्रेशन ऐसा आया है कि मिसाल के तौर पर, यानी एक बड़ा रेलेवेंट सवाल है, क्या जस्टिस काजी फाइज साहब बतौर साइल आकर जो केस लड़ा, जो उन्होंने तकरीबन लफ्ज बड़े अजीबो गरीब से, गटर का लफ्ज, पता नहीं दुनिया जहां की जो बातें की हैं, और जस्टिस याया अफरीदी ने कई दफा यानी इनडायरेक्टली ये बातें भी कही हैं कि उन्होंने अपने ओथ की वायलेशन की है। क्या ये जो कुछ भी उन्होंने प्रोसीडिंग सारी की है, इस पे कोई नया रेफरेंस नहीं बनता है उनके ऊपर? ये तो जाहिर है कि चूंकि जज साहब ने कोर्ट में की हैं और कोर्ट में रेफरेंस अगर बनना भी है तो वो कोर्ट ही रेफर करेगी, वो किसी और का रेफरेंस नहीं होता है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से मेरे जहन में आती है बात। मैं अगर खड़ा हूं कोर्ट में और मेरे ऊपर, जो कि काजी साहब ने मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगाया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं की है अनवर मंसूर के खिलाफ आपने, तो मैं सवाल सिर्फ इतना करता हूं, क्या जितनी बातें वहां की हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं थी? तो अगर काजी साहब ने मेरे ऊपर, ठीक है ना करें को, वो पूरा इख्तियार है कोर्ट को कि करें ना करें, बात खत्म हो गई, नहीं किया कंटेम्प्ट, वो उनकी सवाबदीद है। मगर ये कंटेम्प्ट हो सकता था। मैं अगर खड़ा हूं आज और मैं इतनी बातें करूं तो मुझे 3 सेकंड लगेंगे, कोर्ट कहेगी कि आप बैठ जाइए, अब हम ऑर्डर डिक्टेट करा रहे हैं। एक रिव्यू पिटिशन जो है वो इतनी लंबी आर्गू की गई, जो कितने 5 दिन या 7 दिन चली है, और उसके अंदर पूरे नए सिरे से आर्गुमेंट हुई हैं। पहले 3 दिन तो सिर्फ लोगों को बुरा भला कहने में लगाया, और उसके बाद फिर फैक्ट्स के ऊपर कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। यहाँ मैं रोक रहा हूँ आपको 1 मिनट के लिए, या 1 मिनट के रोक रहा हूँ, जो अच्छा कि आपने चीज ऐड कर दी। आपको याद है 19 जून 2020 का फैसला था, नजरसानी की दरखास्त दायर की गई, नजरसानी की दरखास्त के ऊपर फिर एक पहले दरखास्त दायर की कि वही बेंच सुने, वो आ गया, वो फैसला आ गया, फैसला मैंने कितना टाइम लगाया उस हवाले से आपने देख लिया। और फिर उसके बाद दरखास्त दी गई कि जनाब लाइव कवरेज दिखाई जाए। लाइव कवरेज में भी इस हवाले से भी वहां जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से था कि अपने ओथ की वायलेशन है। उसके बाद क्या ये जो प्रिविलेज मिली है इनको, ये आप समझते हैं ऐसी प्रिविलेज क्या जस्टिस काजी फाइज साहब खुद अपनी कोर्ट में देते हैं हर एक फाइल को? या ये कोई ये यानी एक सवाल है नाज़रीन का, बड़ा वैलिड सवाल है, क्या जिस तरह के आर्गुमेंट्स और जिस तरह की बातें की गई हैं, ये आइंदा से आम आदमी को मिलेगी इजाजत इस तरह की भी? मैं दुआ करता हूं कि दे दें। मैं इससे ज़्यादा आगे क्या कहूं। मैं सिर्फ दुआ करता हूं कि ऐसे इतनी प्रिविलेज जो है एक आम साइल को भी मिले। इतना टाइम जब लगाकर ये प्रिविलेज दी गई है, तो अब इख्तियार साइल का भी बनता है कि उसको भी इतनी ही प्रिविलेजेस दी जाएं और इतना ही टाइम दिया जाए और इतने ही तहम्मुल के साथ सुना जाए। अनवर मंसूर खां साहब, आपने बड़ा वाज़े तौर पर हमारे नाज़रीन को बड़ी चीज़ें क्लियर कर दी। अभी तशनगी बहुत रह गई है, प्रोग्राम चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम आजकल रोज़ों की वजह से ज़रा कम होता है। लेकिन अभी तक ये सब नाज़रीन के लिए जो सुनने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, इस क्लैरिटी के साथ चीज़ें, मैंने भी प्रोग्राम सारे किए हैं, लेकिन जिस क्लैरिटी के साथ अनवर मंसूर साहब ने टू दी पॉइंट लॉ के ऊपर ग्रिप बात करते हुए, फैक्ट्स के ऊपर बात करते हुए आप तक कही है, ये हकायक सामने है, बात बड़ी वाज़ेह होगी। मनी ट्रेल है नहीं, प्रॉपर्टीज का सोर्स कोई नहीं, दो आइडेंटिटी सामने रख लें, फिर मिस डिक्लेरेशन का सामने रख लें, मनी लॉन्ड्रिंग के, ये सवाल सारे बड़े वाज़ेह मौजूद है। और हम उम्मीद रखते हैं कि दोबारा रेफरेंस या तो सदर पाकिस्तान तक फैक्ट्स आ जाए। अभी तक क्लियरिटी नहीं दी, ना मनी सोर्स वगैरह किसी जगह पे क्लियर नहीं दी है।
और दूसरी बात जो उन्होंने एक बड़ी वादे तौर पर कह दिया है कि आम साइल भी सारे मामले को देख सकता है। तीसरा इशू जो हम कह चुके हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी भी दे सकती है सारे मामले को। इजाजत दीजिएगा, अनवर मंजूर साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।